महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने की चर्चा ने वहाँ की राजनीति को एक नई दिशा दे दी है। महाराष्ट्र में हमेशा से एक बात वहाँ की राजनीति में एक बात चर्चा में रही है, वो है राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का किसी दिन एक साथ आना। पिछले कुछ समय से दोनों नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं और करीबी रिश्तेदारों के बयानों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दोनों नेता एक मंच पर आ सकते हैं। हालांकि यह पहली बार है कि जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच ऐसा होगा? क्या ये दोनों सचमुच एक साथ एक मंच पर आएंगे, और अगर आएंगे तो क्या वो गठबंधन करेंगे या फिर एक ही संगठन में मिलकर सियासत करेंगे? साथ ही क्या आने वाले नगर निगम चुनावों में दोनों एक दूसरे के साथ देंगे? यह सवाल भी लोगों के मन में उठ रहे हैं। आखिर अचानक ये चर्चा फिर से क्यों शुरू हो गई? आइए इसकी तह में जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत 19 अप्रैल के बयान से हुई। 19 अप्रैल को राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बयानों ने एक बार फिर इस चर्चा को हवा दे दी। राज ठाकरे ने अभिनेता और फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर, जो अब यूट्यूबर बन गए हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू में इस बारे में उन्होंने खुलकर बात की। उन्होंने कहा, बड़े मकसद के सामने हमारे छोटे मोटे जो झगड़े हैं और मतभेद वो बहुत मायने नहीं रखते। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, इसकी अस्मिता मराठी लोगों के हितों के लिए यह झगड़े कोई मायने नहीं रखते। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक साथ आना और एक साथ काम करना कोई मुश्किल बात है। तो बहुत पॉजिटिव बात थी, लेकिन उन्होंने और भी आगे जोड़ा कि लेकिन ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, इसके लिए दोनों तरफ से इच्छा होनी चाहिए, दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए। हमें महाराष्ट्र की पूरी तस्वीर को, उन्होंने एक इमोशनल कार्ड भी खेला कि हमें महाराष्ट्र की पूरी तस्वीर को देखना होगा। मेरा मानना है कि मराठी लोगों को एकजुट होकर मजबूत पार्टी बनानी चाहिए। वो हमेशा से एक जो उनका टारगेट होता है मराठी लोगों पर, वो उन्होंने खेला। इधर उद्धव ठाकरे ने भी तुरंत इसका जवाब दिया। उनकी प्रतिक्रिया में लेकिन कुछ शर्तें थी। उद्धव ने कहा, मैं छोटे मोटे मतभेद को भूलने के लिए तैयार हूं और मैं सभी मराठी लोगों से महाराष्ट्र के भले के लिए एकजुट होने की अपील करता हूं। लेकिन एक तरफ बीजेपी का समर्थन करना और बाद में उसके खिलाफ बोलना, ये ठीक नहीं है। पहले तय कीजिए कि महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र के रास्ते में आने वालों का हम स्वागत नहीं करेंगे। उनका निशाना जो था वो बीजेपी पर भी था। उद्धव ने एक कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपने स्तर पर मतभेद सुलझा लिए हैं। वो कार्यकर्ताओं से बता रहे थे कि मैंने अपने स्तर पर मतभेद सुलझा लिए हैं, लेकिन पहले ये तय होना चाहिए कि हिंदुत्व मेरे साथ है या बीजेपी के साथ। अब हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने शपथ लेनी चाहिए कि हम चोरों और गद्दारों का साथ नहीं जाएंगे, तभी हम एक साथ खुशी मना सकते हैं। अब एक तरह से एक बयान से उन्होंने कई निशाने साध लिए। पिछले मतभेद उनके क्या थे, पहले ये समझिए कि मनसे से का गठन कैसे हुआ। राज ठाकरे ने जब शिवसेना छोड़ी तब उन्होंने कहा था कि उनकी शिकायत बाला साहब ठाकरे, जिसे उन्होंने विट्ठल भी कहा था, उनसे नहीं बल्कि उनके आसपास के कुछ लोगों से है। उनका निशाना किस पर था आप भी समझ सकते हैं। तो इसके बाद राज साहब ने जब जय महाराष्ट्र का नारा दिया और 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे की स्थापना की, उस समय बाला साहब जिंदा थे। शुरुआती दिनों में मनसे ने शिवसेना की तरह मराठी अस्मिता, मराठी भाषा और मराठी बोर्ड जैसे मुद्दों को उठाकर खूब लोकप्रियता हासिल की। दोनों का कॉमन वोट बैंक था, तो जय महाराष्ट्र वाला जो नारा। तो 2009 के विधानसभा चुनाव में मनसे ने 13 सीटें हासिल की और उसने जो बीजेपी शिवसेना जो गठबंधन था उस समय में, उसको लोकसभा चुनाव में काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया था। उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि राज ठाकरे को नजरअंदाज किया गया, जिससे उन्हें दुख हुआ। आपको याद होगा कि राज ठाकरे को ही बाला साहब का उत्तराधिकारी माना जाता था।
उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद उद्धव और राज एक साथ नहीं आ सके। 2012 में बाला साहब ठाकरे का निधन भी हो गया। इसके बाद उद्धव और राज अपनी अपनी पार्टियां जो हैं, दोनों अपनी अपनी राजनीति चमकाते रहे, अपनी अपनी पार्टियां चलाते रहे। चुनावों के दौरान दोनों एक दूसरे पर तीखे हमले भी करते रहे। राज ने एक बार तो यहाँ तक कह दिया था कि बाला साहब जब बीमार थे तो उन्हें उद्धव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें तेल वाले बड़े खिलाए जा रहे थे, जबकि मैं उन्हें चिकन सूप पिला रहा था उनकी सेहत के लिए। एनीवे, शिवसेना ने भी इसका जवाब देना जारी रखा। दोनों में खूब नूरा कुश्ती होती रही। दोनों पार्टियों के बीच तनाव और करीबी रिश्ते कैसे कैसे बदले, ये भी समझिए कि हालांकि दोनों पार्टियों के बीच कोई बड़ा टकराव नहीं था, लेकिन शिवसेना और मनसे के बीच आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार चलते रहे। फिर भी यह चर्चा हमेशा रही कि दोनों नेता किसी न किसी दिन एक साथ एक मंच पर आ जाएंगे। अब दोनों के एक, भारत की राजनीति में मामा लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दोनों के एक चंदू मामा हैं। उन्होंने भी कहा था कि दोनों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चचेरे भाई हैं, तो इसलिए दोनों के एक मामा भी हैं। और दोनों नेताओं जो थे पारिवारिक समारोहों में, शादियों में एक साथ नजर आते रहे। हालांकि एक पारिवारिक समारोह में दोनों परिवारों को एक साथ भी देखा गया था, लेकिन सियासी तौर पर इन दोनों के बीच जो है वो दूरी बनी रही। अब इस बीच में एंट्री होती है शरद पवार की। अब 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिला। उस वक्त शिवसेना बीजेपी का जो गठबंधन था वो शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस जो पार्टी है, एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसके खिलाफ लड़ रहा था। उद्धव ने शरद पवार पर हमले किए, लेकिन राज ठाकरे जो थे वो शरद पवार के करीब आ गए। उस दौरान उस चुनाव में शरद पवार, राज ठाकरे, असदुद्दीन ओवैसी और छगन भुजबल ने बीजेपी के खिलाफ खूब जमकर आक्रामक प्रचार किया। हालांकि चुनाव के बाद राज और शरद पवार की जो नजदीकियां थी वो ज्यादा टिक नहीं पाई। राज ने अचानक अपना जो ओरिजिनल वोट बैंक है उसकी तरफ लौटे और हिंदुत्व का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। भगवा शॉल पहन लिए, उनकी तस्वीरें अखबारों में छपी। उन्होंने शरद पवार की आलोचना भी शुरू कर दी, जिनकी वो पहले बहुत तारीफ किया करते थे। राज ने कहा कि शरद पवार की एनसीपी के बाद, शरद पवार की एनसीपी के आने के बाद महाराष्ट्र में जातिवाद बढ़ा है। इसी बीच शिवसेना का विभाजन हो गया और एकनाथ शिंदे का उदय हुआ। 2022 में शिवसेना में एक बड़ा बवाल हुआ। एकनाथ शिंदे और कई पार्टी नेताओं ने जो बीजेपी, उसको छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। इस घटना ने शिवसेना में हलचल मचा दी। पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन को लेकर विवाद अदालत तक जा पहुंचा। दोनों पक्ष थे वो असली शिवसेना होने का दावा करते रहे, उसके चुनाव चिन्ह पर क्लेम करते रहे। इस दौरान एकनाथ शिंदे और मनसे के बीच रिश्ते अच्छे बने रहे। शिंदे के करीबी नेता राज ठाकरे से मिलते रहे, उनके साथ लंच डिनर करते रहे। हाल ही में उदय सामंत और दादा भूसे जैसे जो नेता हैं वो राज ठाकरे के घर गए। और अब तो चर्चा यह भी है कि एकनाथ शिंदे और मनसे नगर निगम चुनाव में एक साथ मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, वो उसको गद्दार मानते हैं। उद्धव और उनके बेटे आदित्य ठाकरे जो शिंदे हैं उनको ऐसा मासी, एकनाथ संभाजी शिंदे को शॉर्ट फॉर्म करके ऐसा मासी कहना शुरू कर देते हैं। राज ठाकरे को जवाब देते वक्त भी उद्धव ने शिंदे को यही ऐसा मासी कह के निशाना बनाया था। अब समझते हैं 2024 के चुनाव और ठाकरे बंधुओं के बेटों का कैसा उदय आया। 2024 में दोनों ठाकरे के बेटे जो हैं उन्होंने राजनीति में के मैदान में अपनी किस्मत आजमाई। आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से लड़े, जहां मनसे के जो संदीप देशपांडे थे उन्होंने उसे कड़ी टक्कर दी, लेकिन आदित्य जीत गए। वहीं राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम सीट से लड़े, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के महेश सावंत से हार गए। चुनाव के बाद भी सवाल वही है कि क्या ये नेता अपने परिवार और संगठन को एक साथ ला पाएंगे।
मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि 2017 के नगर निगम चुनाव के अनुभव के बाद, उस अनुभव को देखते हुए ऐसा बहुत मुश्किल लगता है। उन्होंने यह भी साफ किया कि अभी किसी गठबंधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की जो मुलाकात है, इसका क्या मायने रखते हैं ये समझिए। 15 अप्रैल को एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के घर लंच के लिए चले गए। इसके बाद राज के इंटरव्यू ने चर्चा को और हवा दे दी। कुछ लोग इसे राजनीतिक रणनीति मान रहे हैं। क्या राज ठाकरे और शिंदे मिलकर उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, या फिर यह एक नया सियासी प्रयोग है? अब वो कैसे योजना बना रहे हैं, वो ये बयान हो सकता है कि उद्धव को कटघरे में भी लाने की कोशिश हो। वरिष्ठ पत्रकार जो महाराष्ट्र की राजनीति पर कड़ी नजर रखते हैं, उन्होंने कहा कि अगर राज ठाकरे गठबंधन बनाते हैं, कुछ सीट जीतते हैं या कुछ सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारते, तो इसका असर उद्धव ठाकरे पर पड़ सकता है। यह देखना होगा कि यह राजनीतिक चाल है या नहीं है। अब और जो पार्टी के जो नेता हैं, दूसरी पार्टियों के नेता, वो क्या कहते हैं ये समझिए। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी और उसके साथी छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे की विरासत को मिटाना चाहते हैं। उनको मौका मिलना चाहिए बीजेपी पर हमला करने का। उन्होंने कहा कि अगर दोनों ठाकरे एक साथ आए तो महाराष्ट्र इसका स्वागत करेगा, लेकिन हमें अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा अगर दोनों ठाकरे एक साथ आते हैं तो उनकी ताकत बढ़ेगी। ये जग जाहिर सी बात है। मुंबई नगर निगम चुनाव में सभी राज ठाकरे के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, ये छगन भुजबल का मानना है। अब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं एक हुसैन दलवाई, उनका क्या कहना है? वो भी अपनी भड़ास मिटा रहे हैं। कैसे? दोनों भाइयों को एक साथ आकर महाराष्ट्र को बचाना चाहिए। उन्होंने कहा बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन से मिलकर लड़ना चाहिए। वो अपनी भी घुसा रहे हैं गोटी, ये इंडिया गठबंधन से मिलकर लड़ना चाहिए। अब इसमें चुनौतियां क्या हैं, संभावनाएं क्या है, ये समझिए। मीडिया सर्किल में चर्चा है कि अगर दोनों ठाकरे एक साथ आए तो उनके सामने कई चुनौतियां भी होंगी। उद्धव को अपनी राजनीतिक असुरक्षा से बाहर आना होगा और राज को 24 घंटे सियासत पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन उद्धव की जो संगठनात्मक क्षमता है और राज का करिश्मा है, यह दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये सब लोग मान रहे हैं वहां। अगर शिवसेना के दोनों गुट यानी उद्धव और शिंदे, शिवसेना के और मनसे मुंबई नगर निगम चुनाव में एक साथ आती है तो वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है। लेकिन इसके लिए आपसी भरोसा और समझौता जरूरी है, जो फिलहाल नहीं हुआ है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि पिछले 20 सालों में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच कई बार तल्खियां बढ़ी हैं, लेकिन परिवार में और भावनाओं का जो रिश्ता है वो हमेशा आपस में बना रहा। दोनों के एक साथ आने की चर्चा कई बार की गई, लेकिन इस बार उनके जो डायरेक्ट बयान आए हैं उसने इस संभावना को और मजबूत किया है। फिर भी सियासी समीकरण, पुराने मतभेद और जो नई चुनौतियां हैं इस रास्ते को आसान होने नहीं दे रही हैं। क्या दोनों ठाकरे सचमुच एक साथ आएंगे एक मंच पर? यह सवाल अभी भी हवा में है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।